गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 4 के आर्टिकल 36 टू 51 में। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 4 आर्टिकल 36 टू 51 में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है। इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंस्पायर्ड हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल्स स्पेन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? स्पेन से लिए गए हैं। इंडिया में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू कमेटी, जिन्होंने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से टेक ओवर किया या लिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कलेक्टिव सोशल डेवलपमेंट के लिए लिए गए हैं। जबकि अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कलेक्टिव सोशल डेवलपमेंट के लिए लिए गए हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को जुडिशियल प्रोटेक्शन प्राप्त है। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध काम करता है तो उसके विरुद्ध न्याय व्यवस्था में या कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट फ्रॉम फंडामेंटल राइट बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट। कोई भी पर्सन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। ये केवल स्टेट की मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो अपने रिसोर्सेज के बेसिस पर सोशल वेलफेयर के लिए कौन कौन से काम कर सकती है, कौन कौन सी पॉलिसीज डेवलप कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फंडामेंटल राइट। आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 दिए गए हैं, जिनमें से 6 प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, जो लास्ट वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 36 टू 51। फर्स्ट पॉइंट 36, आर्टिकल 36, इसमें डिफाइन किया गया है स्टेट क्या है और उसकी सोशल वेलफेयर को डेवलप करने की क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी। आर्टिकल 37 एक्सप्लेन करता है टू डेवलप पब्लिक वेलफेयर स्टेट, मतलब एक ऐसे समाज कल्याणकारी विभाग की रचना करे, राज्य की रचना करे, जिसमें मेन पर्पज समाज का या सोसाइटी का डेवलपमेंट करना हो। आर्टिकल 38 एक्सप्लेन करता है स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फॉर एग्जाम्पल सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आर्टिकल 39 एक्सप्लेन करता है मेल एंड फीमेल्स को इक्वल, इट मीन्स समान अधिकार प्राप्त हों। आर्टिकल 40 एक्सप्लेन करता है टू डेवलप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है।
रूरल डेवलपमेंट और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सप्लेन करता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को, जबकि अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट एक्सप्लेन करता है नगर पालिका, नगर परिषद, इसके बाद महानगर पालिका, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। वो आपके अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं टू डेवलप पॉलिसीज़ फॉर हेल्पलेस और पुअर क्लास कैटेगरी। समाज के ऐसी कैटेगरी जो अनएम्प्लॉयड है या जिसके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए प्रॉपर साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज डेवलप करनी है। जैसे महानरेगा, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, क्लियर। इसके बाद टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ फॉर वुमेन्स। राजस्थान सरकार ने इसमें थोड़ा संशोधन किया है। पहले 180 दिन की लीव दी जाती थी गर्भवती महिलाओं को जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2 साल के लिए कर दिया गया है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 43, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इसमें जो रूरल एरियाज़ में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। आर्टिकल 44 एक्सप्लेन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें समाज में आचार संहिता के पालन के लिए सिटीजन्स को इंस्पायर किया जाएगा। आर्टिकल 45 एक्सप्लेन करता है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस 0 to 14 ईयर ओल्ड। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 46 बताता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जो बहुत पिछड़ चुकी थी, उन सोसाइटीज़ को दोबारा समाज के साथ जोड़ने के लिए उनको प्रॉपर एजुकेशन और इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं प्रोवाइड कराए जाएं। इसके बाद बात आती है ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 47 एक्सप्लेन करता है जिसमें बच्चों को प्रॉपर फूड और समाज में ऐसी चीज़ें जो समाज के लिए हानिकारक हैं, हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, फॉर एग्जांपल टबैको प्रोडक्ट्स, एल्कोहल प्रोडक्ट्स और अदर ऐसे प्रोडक्ट जो सोसाइटी में हार्मफुल एक्टिविटीज़ को क्रिएट करते हैं, उनको स्ट्रिक्टली बैन करने के लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है। आर्टिकल 48 एक्सप्लेन करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन और प्रॉपर फूड की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 49 एक्सप्लेन करता है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एंड प्लेसेस और एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ऐतिहासिक स्मारक, विरासतें, महल, किले, इन सभी की सुरक्षा करना भी किसी स्टेट गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट वर्क होगा। इसके बाद आर्टिकल 50 बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि भारत की जुडिशियल सिस्टम एग्जीक्यूटिव सिस्टम से बिल्कुल सेपरेट है, फ्री है, फ्रीडम के साथ जीता है। वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार की बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होगा। आर्टिकल 51 बताता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको शॉर्ट आउट करना, फॉरेन पॉलिसीज डेवलप करना, दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के रिलेशंस मेंटेन किए जाएंगे ये डिटरमाइन करना,
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ कैसा व्यवहार रखेगी, इस बात को डिटरमाइन करना आर्टिकल 51 एक्सप्लेन करता है। इस तरीके से आप लोगों के 36 से लेकर 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है। आप लोगों के सिलेबस में इसका एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, बट मैंने आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए इसको आर्टिकल वाइज एक्सप्लेन किया है। कृपया आप इसको ध्यान से सुनें और इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, जिससे मैं उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं, ईजिली सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद।